हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 7th के साइंस की, जिसमें हमारा 6th चैप्टर चल रहा था, केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस। रासायनिक और भौतिक परिवर्तन की बात हम कर रहे थे। हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया था और अपने लास्ट सेशन से हमने क्या देख रहे थे, कुछ क्वेश्चंस को कर ओके। एक बार उन सभी क्वेश्चंस का एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चंस आपने किए हैं उनका क्विक रिवीजन लेंगे और उसके बाद अपने आज कुछ और नए क्वेश्चंस के बारे में पढ़ें। ओके तो आपके एमसीक्यूज आपने सबसे पहले देखे थे। सबसे पहला क्वेश्चन था आपका, इन विच टाइप ऑफ चेंज अ न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। तो किस प्रकार के परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है? तो आपको पता है जो केमिकल चेंज होते हैं उनमें क्या बनते हैं, आपके नए पदार्थ बनते हैं। ओके सेकेंड क्वेश्चन था, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज। इनमें से कौन सा एक फिजिकल चेंज का यानी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? ओके तो वो क्या था आपका, कटिंग अ लॉग ऑफ वुड इन स्मॉल पीसेस। ओके क्वेश्चन नंबर थर्ड था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज। इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो रासायनिक परिवर्तन, ये सभी आपके रासायनिक परिवर्तन ही दिखाते हैं, सब में कुछ ना कुछ नया पदार्थ बनता है। तो आंसर है आपका ऑल ऑफ दिस। ओके क्वेश्चन नंबर 4 है, विच इज द मेथड टू प्रिवेंट रस्ट। इनमें से कौन सा मेथड है जो कि रस्ट से बचाता है, जंग लगने से बचाता है लोहे को? तो गैल्वेनाइजेशन और प्रोसेस थी, यशद लेपन जिसे कहा जा रहा था, जो क्या करेगी, उस लोहे पर जंग लगने से बचाएगी। ओके क्वेश्चन नंबर 5 था, हाउ क्रिस्टल ऑफ प्योर सब्सटेंसेस आर ऑब्टेन्ड। तो जो आपके क्रिस्टल होते हैं किसी चीज के, क्रूड प्रोडक्ट होता है, उसको प्योर सब्सटेंस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ये आपने क्रिस्टलाइजेशन यानी क्रिस्टलीकरण अभिक्रिया में देखा था। क्वेश्चन 6 था आपका, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट। रस्ट का फॉर्मूला क्या था? आयरन ऑक्साइड है चूंकि ये, तो Fe2O3 इसका क्या है, फॉर्मूला है। ओके क्वेश्चन नंबर 7 क्या था, व्हाट विल हैपन इफ कार्बन डाई गैस इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर। लाइम वाटर से अगर कार्बन डाई ऑक्साइड गैस को पास किया जाता है तो क्या होता है, एक आपका कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता है और दूसरा लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। लाइम वाटर आपका कैसा हो जाता है, मिल्की हो जाता है। तो दोनों ऑप्शन ये आपके करेक्ट थे, तो इसके लिए आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाता है, बोथ ऑफ दीज। ओके गैल्वेनाइजेशन इज अ प्रोसेस यूज्ड टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से किसको रस्ट से, जंग लगने से बचाने के लिए रस्टिंग उपयोग में आता है? ठीक है तो रस्टिंग कहाँ क्या करता है, आपको आयरन को प्रिवेंट करता है, आयरन को बचाता है किस चीज से, जंग लगने से। ओके और आयरन पे किसकी लेयर चढ़ाई जाती है, जिंक की परत चढ़ाई जाती है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा फिलअप्स, जहां पर हम जो आपके खाली स्थान आपको मिले थे उनको करेक्ट वर्ड डालकर एक सही शब्द चुन करके भर रहे थे। तो पहला था आपका, चार्जेस दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस आर कॉल्ड। जो आपके क्या होते हैं, नए सब्सटेंस फॉर्म होते हैं कहीं पर, वो किस किस प्रकार के चेंज में होते हैं, चेंजेस था वो, सॉरी, चेंजेस दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस आर कॉल्ड केमिकल चेंज। कौन सा चेंज हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है। मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स इज अ डैश चेंज बट इट्स बर्निंग इज अ डैश चेंज। मीन्स जो आपका वैक्स का पिघलना है मोमबत्ती में, वो किस प्रकार का परिवर्तन है, और मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है। तो जो आपका क्या है, मोमबत्ती का पिघलना है, वैक्स का पिघलना है, वो फिजिकल चेंज होगा, और जहां पर मोमबत्ती जल रही है वो आपका क्या होगा, केमिकल चेंज होगा। ओके तो मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स इज अ फिजिकल चेंज बट इट्स बर्निंग इज अ केमिकल चेंज। ओके एनर्जी इज, थर्ड है आपका, एनर्जी इज डैश इन द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। जब दूध से दही बनता है तो उस केस में एनर्जी क्या होती है, इवॉल्व होती है। ओके फोर्थ था आपका, अ ब्राउन लेयर फॉर्म्ड व्हेन एन आयरन आर्टिकल इज लेफ्ट एक्सपोज्ड इन एन ओपन एरिया इज कॉल्ड। जब क्या होगा, आपका लोहे की जो वस्तु होगी उसको क्या कर दिया जाएगा, कहीं खुले में छोड़ दिया जाएगा तो क्या होगा, उस पर जंग लग जाएगा। ओके 6 है आपका, लार्ज क्रिस्टल ऑफ प्योर सब्सटेंसेस आर ऑब्टेन्ड बाय। जो आपके लार्ज बड़े क्रिस्टल्स होते हैं किसके, प्योर सब्सटेंस के, उनको कैसे ऑब्टेन किया जाता है, कैसे आपका प्राप्त किया जाता है, तो कैसे प्राप्त करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन से। ओके नेक्स्ट है आपका ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स में आपको स्टेटमेंट्स दी गई है, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है। फर्स्ट है, द कुकिंग ऑफ राइस इज अ फिजिकल चेंज। तो राइस का पकना है, चावलों का पकना किस प्रकार का परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है।
क्योंकि पके हुए चावलों से आप दोबारा कच्चे चावल प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये एक प्रकार का क्या है, केमिकल चेंज है। तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये फिजिकल चेंज बता रही है उस प्रोसेस को। सेकेंड है, व्हेन यू कट एन एप्पल विद नाइफ, इंटरेक्शंस बिटवीन द एप्पल एंड द नाइफ टेक प्लेस। ठीक है, तो जब किसी चाकू से सेब को काटा जाता है तो सेब और चाकू की जो चाकू है उसके बीच में इंटरेक्शन होता है, तो वहां पर इंटरेक्शन होता है। या आप क्या कहते हैं कि जो सेब है, वो सेब में क्या होता है, एसिड प्रेजेंट होता है। वो एसिड किसके साथ आपका रिएक्ट करेगा, उस नाइफ के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के साथ। और वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होंगे, अगर चाकू लोहे का बना होगा तो उस लोहे से अभिक्रिया करेगा, अगर आपका स्टील का बना हुआ है तो स्टील से अभिक्रिया करेगा। ओके, तो ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू हो जाती है। ओके, नेक्स्ट है, इरप्शन ऑफ वोल्केनो इज अ रिवर्सिबल चेंज। इरप्शन ऑफ वोल्केनो, जो आपके ज्वालामुखी फटते हैं, तो क्या वो रिवर्सिबल चेंज है? नहीं है, वो इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं। तो स्टेटमेंट भी क्या है, फॉल्स है, यानी गलत है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपकी, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स इज अ रिवर्सिबल चेंज। बादलों का बनना एक रिवर्सिबल चेंज है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। तो है, क्योंकि अगर बादल बरस जाएंगे, पानी धरती पे आ जाएगा, फिर क्या होगा, दोबारा से बादल बन जाएंगे। धरती से पानी क्या करेगा, इवेपोरेट कर जाएगा, वाष्पीकरण होगा, पानी दोबारा ऊपर उठ करके बादल बना देगा। ओके, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है आपकी, ट्रू है। The salt obtained by evaporation is pure. जो evaporation यानी वाष्पीकरण के बाद जो नमक प्राप्त हुआ है, आपने क्या किया था, समुद्र में पिचेस बना दिए थे, किनारे पे गड्ढे बना दिए थे, शैलो पिचेस, उथले गड्ढे, जहां पर पानी रोक दिया गया था समुद्र का। अब पानी रोका है तो पानी के साथ क्या रोका गया है, नमक को भी रोका गया है। पानी तो क्या हो गया, शैलो पिचेस थे, धूप पड़ी, पानी धीरे धीरे इवेपोरेट हो गया, वाष्पित हो गया, उड़ गया भाप बन के। जब वो भाप बन के उड़ गया, पानी उड़ गया, क्या बच गई, नमक बच गई। वो नमक कैसी है, वो शुद्ध नहीं है, ठीक है, उसमें कई प्रकार की इम्प्योरिटीज होंगी। बाद में उसको क्या किया जाता है, प्योर किया जाता है। ओके, तो ये जो स्टेटमेंट है जो बताती है, तो इवेपोरेशन के बाद सॉल्ट जो प्राप्त हुआ है वो प्योर है, तो वो प्योर नहीं है, तो स्टेटमेंट कैसी है, फॉल्स है। ओके, both oxygen and water are essential for rusting. Yes, both are essential for rusting because जो आपका ऑक्सीजन है और वाटर है वही रिएक्ट करेगा, उसी की प्रेजेंस में आपकी रस्टिंग की प्रक्रिया क्या होगी, चलेगी या शुरू होगी। ओके, अगर वहां पर ऑक्सीजन नहीं है या वाटर नहीं है तो रस्ट बनेगा ही नहीं, या आप क्या कहेंगे, लोहे पर जंग ही नहीं लगेगा। ओके, तो ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। ओके, तो इतना आपको होपफुली अच्छे से समझ में आ गया था। इसके बाद एक और स्टेटमेंट है, इन केमिकल चेंजेस न्यू सब्सटेंसेस आर प्रोड्यूस। केमिकल चेंज में नए पदार्थ बनते हैं, हाँ जरूर बनते हैं, कितनी बार हमने पढ़ लिया है कि उसमें नए पदार्थ बनते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू। ओके, क्वेश्चन आंसर्स पर आए थे। क्वेश्चन आंसर में पहला था आपका, क्लासिफाई द चेंजेस इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग प्रोसेसेस एज फिजिकल और केमिकल चेंजेस। ए फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस आपका क्या है, केमिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि नए पदार्थ बन रहे हैं वहां पर। फोटोसिंथेसिस होता क्या है, जब आपका पौधे जो होते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं। ओके, सेकेंड है डिसॉल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर, इट्स अ फिजिकल चेंज। क्यों? क्योंकि वहां पर अगर आप क्या करेंगे, पानी और शुगर जो एक साथ घुली हुई है, अगर पानी को क्या कर देंगे, इवेपोरेट कर देंगे आप, तो शुगर आपको दोबारा प्राप्त हो जाती है, तो इट्स अ फिजिकल चेंज। सी क्या है, बर्निंग ऑफ कोल, तो बर्निंग ऑफ कोल, कोयले का जलना आपका क्या है, एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंज। क्यों? क्योंकि वहां पे गैसेस भी निकल रही है, नई चीजें बन रही है। डी क्या है आपका, मेल्टिंग ऑफ वैक्स। तो मेल्टिंग ऑफ वैक्स में आपने क्या देखा था कि ये क्या है, फिजिकल चेंज में आता है। क्योंकि अगर जो मोल्टन स्टेट में चला गया है वैक्स, दोबारा टेम्परेचर कम करेंगे तो वो सॉलिडिफाई हो जाएगा। ओके, तो इट्स अ फिजिकल चेंज। ई है आपका बीटिंग एल्यूमिनियम टू मेक एल्यूमिनियम फॉइल। एल्यूमिनियम को बीट करके, पीटा जाता है उसको, ब्लॉक ले लिया, उसको पीटेंगे, पीटने पर उसकी थिन शीट बन जाएगी, पतली चादर बन जाएगी। जब पतली चादर बन को हम दोबारा से इकट्ठा करके एक ब्लॉक बना सकते हैं। ठीक है, तो ये भी फिजिकल चेंज। एफ डाइजेशन ऑफ फूड, खाने का पचना, तो ये क्या है, केमिकल चेंज है, केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होती है। ओके, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। नोट करने वाले पॉइंट्स है, जल्दी से नोट करेंगे। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन बेकिंग सोडा इज मिक्स्ड विद लेमन जूस bubbles are formed with the evolution of a gas, what type of change is it explain? तो ये किस प्रकार का चेंज होता है, केमिकल चेंज होता है और आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर बनती है। व्हेन बेकिंग सोडा इज मिक्स्ड विद लेमन जूस, जब बेकिंग सोडा को क्या किया जाता है, लेमन जूस के साथ मिक्स किया जाता है, तो बबल्स वहां पर फॉर्म्ड होते हैं और ये बबल्स क्या बताते हैं कि गैस वहां पर कोई बनती है। और कौन सी गैस बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहां पर फॉर्म होती है। दिस इज अ केमिकल चेंज। यहाँ पर रिएक्शन भी आपको बताई गई है, लेमन जूस प्लस बेकिंग सोडा क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अदर सब्सटेंसेस भी आपके बनते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड यू शो दैट सेटिंग ऑफ कर्ड इज अ केमिकल चेंज? तो दही का बनना एक केमिकल चेंज है। कैसे है, सिंपल सा है। पहले तो कि दही से हम दोबारा दूध नहीं बना पाएंगे, तो जिन चीजों को हम रिवर्स नहीं कर पाते हैं, जिन रिएक्शंस को, जिन प्रक्रियाओं को, उनको हम क्या कहते हैं कि ये आपका क्या है, केमिकल चेंजेस। ओके, तो चूंकि हम दही से दोबारा दूध नहीं बना पा रहे हैं, तो ये क्या है आपका केमिकल चेंज। ओके, because curd cannot be turned back to milk, the properties of milk and curd are different। ठीक है, और आपका क्या है, दही की जो प्रकृति है या प्रॉपर्टीज आप कहेंगे, गुण कहेंगे जिनको, और दूध के जो गुण हैं वो एक दूसरे से भिन्न है, अलग अलग हैं, डिफरेंट। ठीक है, तो अलग अलग होने के कारण, यानी दूध से आपने एक ऐसा पदार्थ बनाया है जिसकी प्रॉपर्टीज कुछ अलग है। तो प्रॉपर्टीज अलग होने का मतलब कि नई चीज बनी है, दही बनी है, तो दही कुछ क्या है आपका, नया पदार्थ है। तो नया पदार्थ फॉर्म हुआ है, दैट मीन्स कि केमिकल चेंज वहां पर हुआ है। ओके, तो ये एक केमिकल चेंज की का एग्जाम्पल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन व्हाई बर्निंग ऑफ वुड एंड कटिंग इट इनटू स्मॉल पीसेस आर कंसीडर्ड एज टू डिफरेंट टाइप ऑफ चेंजेस। तो इसको मैंने लास्ट सेशन में बहुत अच्छे से आपको समझाया था कि अगर आप किसी पेड़ की लकड़ी को लेते हैं और उस लकड़ी को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर देते हैं, तो विभाजन के बाद या उसको काट देने के बाद आपको क्या दिखता है, ऐसा तो नहीं होता है कि पहले वो लकड़ी किसी और पेड़ की और काटा जब आपने तो वो किसी और पेड़ की बनी। चेंज नहीं हुआ उसमें, चेंज सिर्फ किस में हुआ, साइज में चेंज हुआ। पहले बड़ा एक टुकड़ा था और अभी छोटे छोटे 2 टुकड़े आपके पास, या जितने आपने किए, तो वो भौतिक गुणों में परिवर्तन आया है। ठीक है, रासायनिक गुणों में किसी भी प्रकार से परिवर्तन नहीं आया। तो कटिंग जो होगा, किसका, वुड की कटिंग की बात कर रहे हैं, किसी भी चीज की कटिंग की अगर यहाँ पे बात करेंगे तो वो फिजिकल चेंज में आएगा, क्योंकि कट करने से सिर्फ आप क्या कर रहे हैं, शेप या साइज में परिवर्तन ला रहे हैं। वहीं पर अगर लकड़ी के जलने की बात करेंगे कि आपकी लकड़ी जल रही है, तो जलने पर क्या होगा, अलग अलग नए सब्सटेंस, नए पदार्थ फॉर्म। ओके, और जहां पर भी नए पदार्थ फॉर्म होंगे उनको आप क्या कहेंगे कि रासायनिक परिवर्तन वहां पर हो रहा है, केमिकल चेंज वहां पर हो रहा है। और दूसरा, जब लकड़ी जल चुकी है तो जली हुई लकड़ी से आप पुनः पुरानी लकड़ी को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या दिखाता है, इरिवर्सिबल रिएक्शन का दिखाता है कि यहाँ पर इरिवर्सिबल जा रही है आपकी जो प्रक्रिया है। ओके, तो इतना आपको समझ में आया था। तो इस तरह से जो दोनों ही, एक लकड़ी का कटना और एक लकड़ी का जलना, दोनों ही प्रक्रिया अलग अलग परिवर्तन दिखाते। ओके, ये आपका आंसर था। कटिंग ऑफ वुड इज अ फिजिकल चेंज एज इट डज नॉट चेंज द नेचर ऑफ द वुड। ऑन द अदर हैंड, बर्निंग ऑफ वुड इज अ केमिकल चेंज एज वुड इज कन्वर्टेड टू चारकोल विद द लिबरेशन ऑफ CO2। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन था है आपका, डिस्क्राइब हाउ क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट आर प्रिपेयर्ड। कॉपर सल्फेट्स के क्रिस्टल कैसे प्रिपेयर किए जाए। ठीक है, तो ये आपका क्या है, क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट आर प्रिपेयर्ड यूजिंग बाय द क्रिस्टलाइजेशन मेथड। क्रिस्टलाइजेशन मेथड याद है क्या किया था, पानी लिया था, उसको गर्म किया था, उसमें जो आपका क्रूड प्रोडक्ट होगा, कच्चा पदार्थ जो आपको मिला उसको डाल देंगे, फिर वो उसमें सॉल्युबल होगा, इनसॉल्युबल है तो थोड़ा हीट देंगे, फिर वो सॉल्युबल हो जाएगा। ठीक है, डिसॉल्व हो गया। इम्प्योरिटीज जो होंगी वो इनसॉल्युबल रह जाएंगी। फिर क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे उसको, और फिल्टर करके क्या होगा, इम्प्योरिटीज आपकी फिल्टर पेपर में रह जाएंगी और बाकी पूरा सोल्यूशन आपको नीचे फिल्ट्रेट के रूप में प्राप्त हो जाएगा। ओके, इतना होने के बाद क्या करेंगे, उस फिल्ट्रेट को रख देंगे कुछ टाइम के लिए और फिर क्या होगा, आपको अपने प्योर क्रिस्टल्स प्राप्त हो जाएंगे। ओके, तो क्या करेंगे, टेक अ कप फुल ऑफ वाटर इन अ बीकर।
1 कप भर के क्या लिया, बीकर में पानी ले लिया। हमने क्या किया, एक बीकर लिया, इसमें क्या कर दिया, पानी ले लिया, ये पानी है आपका, ठीक है। फिर क्या किया, एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू दिस। अब इसमें क्या डाली, कुछ बूंदे हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड होता है आपका H2SO4, इसकी डाली, ठीक है। हीट द वाटर एंड व्हेन इट स्टार्ट बॉइलिंग ऐड कॉपर सल्फेट पाउडर व्हाइल स्टिल स्टरिंग। ओके, क्या करेंगे, स्टर करते रहेंगे, घुमाते रहेंगे। एक क्या लेंगे, इसमें ग्लास रॉड ले लेंगे। ग्लास रॉड क्या होती है आपकी घर में जैसी चम्मच होती है, वैसी केमिस्ट्री में ग्लास रॉड होती है, जहाँ पे भी स्टरिंग का काम होगा वो ये ग्लास रॉड करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें डाल दिया हमने कॉपर सल्फेट का पाउडर। ये कॉपर सल्फेट का पाउडर था जो हमने इसमें डाल दिया, CuSO4 होता है कॉपर सल्फेट, ठीक है। ये डाल दिया और डालने के बाद घुमाने लगे। सबसे पहले बीकर में पानी लिया, उस पानी में डाइल्यूट कंसंट्रेट डाइल्यूट H2SO4 डाल दिया, टर्न सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया। यानी उतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होगा, डाइल्यूट का मतलब होता है कम स्ट्रॉन्ग, ओके, या वीक एसिड जिसे आप बोलते हैं, ओके। उसमें क्या किया जाता है, एसिड और पानी का मिक्सचर बनाया जाता है, जिसमें कि वो उतना ज्यादा हार्मफुल ना, कंसंट्रेट जो एसिड होते हैं उनमें पानी की मात्रा कम होती है, इस वजह से वो ज्यादा हार्मफुल, ओके। यहाँ पे डाइल्यूट एसिड यूज किया गया है। हीट द वाटर एंड व्हेन इट स्टार्ट बॉइलिंग ऐड कॉपर सल्फेट पाउडर व्हाइल स्टिल स्टरिंग। साथ में इसको क्या कर रहे थे, हीट भी दे रहे थे यहां से, ठीक है। बर्नर पे रख दिया आपने, गरम भी कर रहे हैं, किया, साथ में CuSO4 डाल दिया और स्टर भी कर दिया उसको। अब क्या हो गया, एड द कॉपर सल्फेट पाउडर टिल द सोल्यूशन बिकम सैचुरेटेड। जब तक संतृप्त सैचुरेटेड सोल्यूशन नहीं बन जाता, यानी अब इसमें और कॉपर सल्फेट विलियन, जो कॉपर सल्फेट का क्या है, पाउडर है, वो और नहीं घुलेगा। सैचुरेटेड सोल्यूशन वो होता है जहां पर आपका जो सोल्यूट है, जिस चीज को आप घोल रहे हैं, वो घुलना बंद कर देगी। अब वहां पर और कॉपर सल्फेट विलियन, जो कॉपर सल्फेट का पाउडर है, वो घुल नहीं पाएगा। तो जब घुल नहीं पाएगा तो उसको आप सैचुरेटेड है, ओके। तो ये आपका सैचुरेटेड सोल्यूशन प्राप्त हो गया। आपने कहा कि अब हम कॉपर सल्फेट अगर आगे डालेंगे तो वो घुलेगी नहीं, ओके। फिर क्या किया, फिल्टर इनटू अ चाइना डिश एंड अलाउ इट टू कूल। क्या कर दिया, ये पूरा जो मिक्सचर बना था यहाँ किस किस का, इसमें आपने डाइल्यूट H2SO4 भी डाला था, आपका कॉपर सल्फेट है और पानी, इसको क्या किया आपने, फिल्टर कर दिया। फिल्टर कैसे करेंगे, यहाँ आपने फिल्टर पेपर लगा देना है, ठीक है। ये आपकी क्या है, फनल है, जो मैंने ये फनल है, ये कीप जिसे आप कहते हैं, ठीक है। ये फनल हो गया, फनल में आपने रेड कलर का क्या लगा दिया, फिल्टर पेपर लगा दिया है, और नीचे ले लिया आपने एक चाइना डिश। अब क्या करेंगे, इस पूरे सोल्यूशन को यहां डालेंगे, ओके। जो आपका क्या होगा, इनसॉल्युबल पार्ट होगा, जैसे आपकी क्या होती है, सीव होती है ना, छन्नी जिसे आप कहते हैं, या चलनी या छलनी जिसे आप कहते हैं, उसमें क्या करते हैं, पानी डालते हैं, जैसे चाय छानते हैं आप छन्नी से, तो क्या करते हैं, चाय को डालते हैं, फिर क्या होता है, जो आपका लिक्विड वाला पार्ट होता है वो नीचे आ जाता है, बाकी जो क्या पार्ट है, जो पानी में इनसॉल्युबल है, चाय में क्या है इनसॉल्युबल, चाय की पत्तियां होती है, वो क्या रह जाती है, ऊपर रह जाती है आपकी छन्नी में, बाकी जो पीने योग्य चाय होती है लिक्विड फॉर्म में, वो आपको नीचे मिल जाता है। तो यहाँ पर भी आपको वैसा ही करना है, जो इनसॉल्युबल पार्ट है यहाँ पर आपके चलनी या छन्नी सीव जो नहीं ले रहे हैं, उसकी जगह क्या ले रहे हैं, फिल्टर पेपर ले रहे हैं, ओके। और उस फिल्टर पेपर को इस फनल में एडजस्ट कर रहे हैं, फनल में आपने फिल्टर पेपर लगा दिया, अभी यहां से फिल्टर करेंगे, छानेंगे उसको, तो यहां से आपका पूरा सोल्यूशन इसमें एकत्र हो जाएगा। कौन सा सोल्यूशन था आपका, जो कॉपर सल्फेट का पानी का सारा सोल्यूशन है, और जितनी इम्प्योरिटीज होंगी वो यहाँ आ जाएंगी। यहाँ क्या आएंगी, इम्प्योरिटीज, यहाँ आपकी क्या आ गई है, इम्प्योरिटीज आ गई है, ओके। ये आपकी इम्प्योरिटीज है, ये इम्प्योरिटीज है, और यहाँ पर आपको क्या मिला है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन मिला है, सॉल्यूशन ऑफ
CuSO4। ओके, अब क्या करेंगे, जो ये चाइना डिश में आपका जितना भी सोल्यूशन प्राप्त हुआ है इसको कुछ समय के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। तब तक कोई और प्रैक्टिकल कर लो, कोई और क्वेश्चन कर लो, इसको छोड़ दो ऐसे। द सोल्यूशन शुड बी केप्ट अनडिस्टर्ब्ड, डिस्टर्ब नहीं करना उस सोल्यूशन को। स्लोली द क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट सेपरेट आउट। आप क्या देखेंगे, इस चाइना डिश में क्रिस्टल बनने शुरू हो गए। क्रिस्टल क्या होगा, यानी जो कॉपर सल्फेट था जो हमने यहां ऐड किया था, ये वायलेट कलर का, ठीक है, ये क्रिस्टल यहां फॉर्म होने शुरू हो जाएंगे। अब आप कहेंगे कि पहले भी तो हमने क्रिस्टल ही डाले थे, बाद में भी हमें क्रिस्टल ही मिले, चेंज क्या आया? चेंज यहां पर आया जहां हमने फिल्टर किया और हमने क्या लिखा, इम्प्योरिटीज, कि जो अशुद्धि उसमें थी वो दूर हो गई यहाँ पर, ठीक है। और वो दूर कैसे हुई, जब हमने उसको यहाँ पर घोला, किसको, कॉपर सल्फेट को, क्योंकि वो कॉपर सल्फेट के साथ मिली हुई थी, उसको सेपरेट करना था, अलग करना था वहां पे। तो अलग करने के लिए हमने ये मेथड चुना, क्रिस्टलाइजेशन, जिसने क्या कहा कि पानी लो, उसको गर्म कर दो, उसमें कॉपर सल्फेट डाल दो, जब कॉपर सल्फेट पूरी डिसॉल्व हो जाएगी फिर उसको छान लो, छानने पर क्या होगा, इंप्योरिटीज अलग हो गई, कॉपर सल्फेट और पानी नीचे मिल गया, पानी भी तो है इसमें, लेकिन पानी आपका वैसे ही रह जाएगा, कॉपर सल्फेट आपको सॉलिड के रूप में मिल जाएगा थोड़े टाइम तक अगर आप उसको रखते हैं, ठीक है। तो आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया कैसे आपने कॉपर सल्फेट के प्योर क्रिस्टल प्राप्त की। ओके, तो इस क्वेश्चन को नोट करेंगे, फिर हम आगे देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक्सप्लेन हाउ, आपको रस्टिंग से बचाना है किसको, लोहे के बने किसी गेट को। ये है हमारा लोहे का गेट, ठीक है, ऐसा कुछ है, बराबर होंगे दोनों, यहाँ पर बराबर नहीं दिख रहे होंगे आप। ये लोहे के गेट को क्या करना है, प्रिवेंट करना है रस्टिंग से। हम चाह रहे हैं कि इस पर जंग ना लगे। तो जंग कैसे लगेगी, यहाँ पर होगी एनवायरमेंट में क्या, ऑक्सीजन सभी जगह है। ऐसा तो नहीं है घर के किसी पार्ट में ऑक्सीजन नहीं है जहां पर आपको सांस नहीं आती, तो सांस आप सभी जगह ले लेते हैं, दैट मीन्स कि सभी जगह ऑक्सीजन। H2O सब जगह है। H2O कैसे, अब आप कहेंगे कि यहाँ तो पानी है ही नहीं हमारे आसपास। तो एनवायरमेंट में मॉइस्चर रहता है, नमी सब जगह रहती है। नमी का मतलब क्या है आपका, कि H2O है वहां पर। ओके, तो ये ऑक्सीजन हो गया, या H2O हो गई। अब इस आयरन की बात हमने की, गेट की बात की। गेट का मतलब क्या है, जिस चीज से वो मिलकर के बना है। किससे मिलकर के बना है, लोहे से बना है। लोहा क्या है आपका, Fe है, आयरन। हमने क्या देखा था चैप्टर में कि आयरन जो है वो ऑक्सीजन और H2O के साथ रिएक्ट करेगा, वाटर के साथ अभिक्रिया करेगा, और अभिक्रिया करके क्या बना देगा, कुछ तो बना रहा था जिसको हम क्या कह रहे थे, Fe2O3 कह रहे थे, आयरन का ऑक्साइड कह रहे थे। ये आयरन का ऑक्साइड क्या है, हमने कहा आयरन ने इसके साथ भी रिएक्शन की, इसके साथ भी रिएक्शन की, और फाइनली ये दे दी। ओके, इस प्रकार अभिक्रिया से। ये क्या है, यही तो रस्ट है। और ये क्या कर देगी, आपके इस नए सुंदर से गेट को खराब कर देगी। अब खराब कर देगी तो खराब होने से बचाना है, तो क्या कर देंगे, इस पे कर देंगे हम पेंट, सुंदर सा पेंट, ग्रीन कलर का पेंट कर दिया हमने इस पे। जब हमने इस पे ग्रीन कलर का पेंट किया तो इस पेंट ने क्या किया, आपको दिख रहा होगा जो रेड कलर का पार्ट बनाया था मैंने गेट का, जो लोहा था उसका, ठीक है, उसको कवर कर दिया है पेंट ने। ये ग्रीन कलर ने कवर कर दिया, सारी जगह से कवर करेंगे। ओके, किसी एक जगह पे भी नहीं छोड़ेंगे। अगर आपने कोई भी पार्ट उस गेट का छोड़ दिया, वहां पर पेंट नहीं किया, तो वहीं से आपकी रस्टिंग होनी शुरू हो जाए। मतलब उसी पार्ट से, अगर मैं कहूं
कि यहाँ पर ये वाला पार्ट जो है आपका यहाँ पर खुला रह जाता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये ऑक्सीजन भी एंटर करेगी और ये H2O भी एंटर करेगा, दोनों एंटर करेंगे तो दोनों अभिक्रिया करेंगे किससे, जो ये आयरन यहाँ है, ठीक है, इससे अभिक्रिया करेंगे और वहीं से आपका जंग लगना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, आपको क्या करना है, पूरे इस गेट को कवर करना है, किससे, पेंट से। ओके, पेंट लगा दिया आपने पूरे गेट पे। अब उस पेंट ने क्या किया, इस ऑक्सीजन और H2O से मिलने से बचाया इस गेट को, ठीक है। पेंट ने ढक दिया है उसको, लोहे को ढक दिया है, आयरन को ढक दिया है, यानी आयरन जो थी, ये आयरन है सपोज, और ये क्या है आपका पेंट है। आयरन ने पेंट को ढक दिया और अब अगर इधर ऑक्सीजन और वाटर है, उससे वो रिएक्ट नहीं करने देना, इससे और इससे अब ये आयरन गेट नहीं मिल पाएगा, यानी आयरन नहीं मिल पाएगा। जब आयरन ऑक्सीजन और वाटर से नहीं मिल पाएगा तो आपकी अभिक्रिया नहीं होगी, जब अभिक्रिया ही नहीं होगी तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, और प्रोडक्ट क्या था आपका Fe2O3, ये नहीं बनेगा तो रस्ट नहीं लगेगी, यानी जंग नहीं लगेगी। और आप क्या कहेंगे कि हमारा गेट कैसा रहेगा, सुंदर ही रहेगा, खराब नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि कैसे आपने लोहे के गेट को जंग लगने से बचाया है। तो किसके द्वारा बचाया है, पेंटिंग द्वारा, पेंट करने से। ओके, इसमें से जितनी नोट करने वाली चीजें नोट करेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Why rusting of iron is faster in coastal areas than deserts, ठीक है। यानी जो आपके क्या हैं, कोस्टल एरियाज है, क्या कहेंगे इनको, किनारे वाले भाग, जहां पर क्या होगी, नमी ज्यादा होगी, और रेगिस्तान, दो पार्ट ले लिया हमने, दो पार्ट ले लिए तो क्या होगा, किनारे वाले भाग, किसके किनारे वाले, पानी के किनारे वाले भाग, जहां पर पानी के किनारे हैं तो पानी वहां क्या है, बहुत ज्यादा है, ये क्या है, H2O है, वहां नमी है, नमी बोलेंगे इसे मॉइस्चर, H2O है, ऑक्सीजन तो सभी जगह है। यहां पर मैंने लोहे का एक टुकड़ा रख दिया, सेम उसी साइज का, उसी शेप का, सेम वही टुकड़ा मैंने रेगिस्तान में भी जाकर रख दिया, ठीक है। दोनों जगह मैंने रख दिया एक एक टुकड़ा। अब क्या हुआ, जो पानी के, जो कोस्टल पार्ट हम जिसे कह रहे हैं, कोस्टल एरियाज कह रहे हैं, नदी के किनारे या समुद्र के किनारे वाले जो भाग है, वहां पर क्या है आपका, नमी ज्यादा होगी, मॉइस्चर ज्यादा होगा, और ऑक्सीजन तो सभी जगह, ऑक्सीजन तो यहाँ पे भी है। यहाँ रेगिस्तान वाले पार्ट में आप क्या कहते हैं, रेगिस्तान में क्या होता है, शुष्क होता है, ड्राई होता है, जो आपका एनवायरमेंट होता है, नमी वहां पर कम होती है। यहाँ अगर मैंने इतना बड़ा मॉलिक्यूल बनाया है H2O का, मतलब यहाँ ज्यादा है, और यहाँ H2O क्या है, मैं कहूंगी बहुत कम है, इतनी है। यहाँ क्या हो रहा है, इस ब्लॉक के कांटेक्ट में, इस आयरन के, ये क्या है, लोहा है आपका आयरन, इस ब्लॉक के कांटेक्ट में इतना सारा वाटर आ रहा है, और ऑक्सीजन तो चारों ही तरफ से आ रही है ना, सभी क्या कह रहे हैं कि हमने आयरन को खराब करना है, इस पे जंग लगाना है। तो यहाँ ऑक्सीजन इतनी सारी है, वाटर इतना सारा है, यहाँ वाटर कितना आ रहा है, सिर्फ इतना ही आ रहा है, इतने ही पार्ट में आपका क्या करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा या अटैक करेगा। ऑक्सीजन सभी तरफ से आ रही है, तो जंग लगने के लिए क्या आवश्यक है, ऑक्सीजन आवश्यक है, उसके साथ साथ H2O भी आवश्यक है, पानी भी आवश्यक है।
चूंकि आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि जो नमी वाला पार्ट है आपका या कोस्टल रीजन है, वहां पर आप क्या कह रहे हैं कि ज्यादा मात्रा में नमी है, यानी पानी ज्यादा है, H2O ज्यादा है, तो जो ये आयरन है इसको ज्यादा H2O, ऑक्सीजन तो बहुत ज्यादा है, सफिशिएंट है, तो ज्यादा पानी मिल रहा है, किस लिए? खराब होने के लिए। वो भी चाह रहा है मैं खराब हो जाऊं, और क्या बना देगा? Fe2O3 बना देगा। और उसके पास ऑप्शन भी नहीं है ना कोई, क्योंकि आपने कोई मेथड ही यूज नहीं किया है उसको प्रिवेंट करने से, रस्टिंग से बचाने के लिए। ना तो मैंने उस ब्लॉक पे पेंट किया था, ना मैंने गैल्वेनाइज किया था उसको, और ना ही मैंने ग्रीस ऑयलिंग उस पर कुछ की थी। मैंने डायरेक्ट जो आयरन है वो रख दिया कोस्टल एरिया में भी और आपके रेगिस्तान में भी जाके, डेजर्ट में भी जाके। ओके, तो दोनों में को कंपेयर करेंगे तो क्या समझ में आता है? क्योंकि रेगिस्तान आपका गर्म पार्ट है, वहां पर H2O कम है, पानी कम है, नमी कम है, तो इस आयरन को उतना नमी नहीं मिल रहा है रस्ट बनाने के लिए, यानी खराब होने के लिए, जंग लगने के लिए। ओके, जबकि इस केस में इस आयरन ब्लॉक को सफिशिएंट वाटर और उससे ज्यादा ही मिल रहा है नमी, और साथ साथ क्या मिल रहा है? ऑक्सीजन भी बहुत अच्छी मिल रही है, तो इसीलिए इस पर रस्टिंग ज्यादा होगी। ज्यादा होने का मतलब क्या होगी? फास्ट होगी इस पे, ठीक है, और इस पे स्लो रस्टिंग होगी। इसीलिए आप लोग क्या देखते हैं कि जो लोहे के बर्तन आपके पानी के कांटेक्ट में ज्यादा रहते हैं, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं? जल्दी खराब हो जाते हैं। किसकी तुलना में? अगर ऐसा कोई बर्तन है कि जिसको आप पानी के कांटेक्ट में ज्यादा नहीं लाते, या फिर आप ऐसी चीज की बात कर लीजिए जो पानी के कांटेक्ट में ज्यादा रहती है, लोहे की बनी हुई है, दूसरी वही चीज लोहे की बनी हुई है लेकिन पानी के कांटेक्ट में नहीं आ रही, ठीक है, तो वो जल्दी उस पर रस्ट नहीं लगेगा। ओके, तो इतना आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। इसी क्वेश्चन के साथ आपका ये चैप्टर आज समाप्त होता है। कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आप लोग पूछ लेंगे। कोई टॉपिक अगर दोबारा समझना होगा तो यूट्यूब के माध्यम से आप दोबारा लेक्चर देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ओके, मैं उम्मीद करती हूँ ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अपने आने वाले सेशन में हम कोई नया चैप्टर लेंगे, नया टॉपिक लेंगे, और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए